Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this RBWM Decoder series. So दोस्तों RBWM Decoder series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं. अब व्हाट डू आई मीन हेयर बाय डिकोडिंग गाइस? सो डिकोडिंग का मतलब क्या है कि पहले हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू को यहाँ पे इन सेशंस के अंदर डिस्कस कर लेते हैं. आफ्टर दैट उस कंसर्न एमसीक्यू के जो टॉपिक्स हैं उनको रिट्रेस किया जाता है गाइस. सो यहाँ पे हम लोग जो है एक्चुअल में रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस का यूज कर रहे हैं टू कवर आर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट. अब आज की सेशन में वी आर गोइंग टू कवर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन गाइज. बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में. अब गाइज अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे भी. सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट गाइज. अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर. तो देखिए गाइज, आज जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वहां से हम लोगों को मई 2025 साइकिल के अंदर भी जो था वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिला. अब यहाँ पे आप लोगों से एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो था वो एग्जाम के अंदर पूछा गया था रिगार्डिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल गाइज. सो हम लोग जो भी टॉपिक्स जो है इस पर्टिकुलर आरबीडब्ल्यूएम डिकोडर सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, उन कंसर्न्ड टॉपिक से कहीं ना कहीं हम लोगों को एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो देखने के लिए मिले हैं गाइज. ठीक है, तो अब हम लोग जो है आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. जैसा कि हम लोग इस आरबीडब्ल्यूएम डिकोडर सीरीज के जो सेशंस हैं यहाँ पे अपने जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं विद अ क्वेश्चन. तो सबसे पहले आप लोगों के सामने एक केस स्टडी यहाँ पे दी गई है. सो प्रथम बैंक launched an innovative digital savings account targeted at young tech savvy customers 3 years ago. The account offered features like virtual debit card, budgeting tools, and cashback on online spends. Initial marketing was aggressive on social media. पहले साल के अंदर इसने क्या देखा, इस पर्टिकुलर बैंक ने क्या देखा कि भाई स्लो अपटेक वाज देयर, हाई मार्केटिंग कॉस्ट वाज देयर, कस्टमर अवेयरनेस वाज बिल्डिंग एंड द बैंक इनकर्ड लॉसेस ऑन दिस प्रोडक्ट. दूसरे साल में क्या हुआ कि भाई जो बैंक था उसने अडॉप्ट किया, अडॉप्शन पिक्ड अप रैपिडली एज पॉजिटिव रिव्यूज स्प्रेड. इस प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव रिव्यूज स्प्रेड हुए जिस वजह से इसकी अडॉप्शन जो था वो इंक्रीज हुई. रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजेक्शन फी ग्रू, जो ट्रांजेक्शन फी के थ्रू रेवेन्यू आ रहा था वो बढ़ना स्टार्ट हुआ और जो प्रोडक्ट था उसने अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया टुवर्ड्स द प्रॉफिट भी. ईयर 3 के अंदर क्या हुआ कि दो नाउ द प्रोडक्ट हैज अ लार्ज स्टेबल कस्टमर बेस, एक वाइड कस्टमर बेस देखने के लिए मिल रहा है. हाउएवर ग्रोथ इन न्यू अकाउंट्स हैज स्लोड ड्रामेटिकली. कंपिटिटर्स ने क्या किया, क्योंकि वहां पे अब कंपिटिटर्स ने क्या किया हुआ है कि भी सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया विद स्लाइटली बेटर फीचर्स, जिस वजह से जो रेवेन्यू है वो इसका प्लेट्यूलेटेड कर गया है, मतलब एक स्टेबल हो चुका है. अब करंट सिचुएशन क्या है, द प्रोडक्ट इज स्टिल प्रॉफिटेबल बट द कस्टमर इंटरेस्ट इज स्टेगनेटिंग. द प्रोडक्ट टीम इज डिबेटिंग स्ट्रेटजीज टू अवॉइड अ डिक्लाइन, कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये डिक्लाइन फेज में ना चला जाए, इसके लिए जो प्रोडक्ट टीम है वो स्ट्रेटजीज के ऊपर डिबेट कर रही है. तो ये अब आप लोगों के सामने एक प्रथम बैंक की केस स्टडी गिवन है गाइस. अब देखिए, बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी, बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी एंड current situation of Pratham's bank digital saving account, which stage is the product most likely in and what is the bank primary strategic concern bhai. So your options are growth stage, the primary concern is managing rapid expansion and scaling operations to meet demand. ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि भाई जो ये डिजिटल सेविंग अकाउंट है ये अभी मैच्योरिटी स्टेज में है और द प्राइमरी कंसर्न क्या है बैंक के लिए कि भाई डिफेंडिंग मार्केट शेयर थ्रू डिफरेंशिएशन है और रीपोजिशनिंग टू डिले द ऑनसेट ऑफ डिक्लाइन स्टेज. ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है अभी इंट्रोडक्शन स्टेज में है और बैंक के लिए प्राइमरी कंसर्न क्या है, द प्राइमरी कंसर्न इज बिल्डिंग कस्टमर अवेयरनेस एंड अचीविंग द ब्रेक इवन पॉइंट भी. ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि भाई अभी जो प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन स्टेज में है और बैंक के लिए प्राइमरी कंसर्न क्या है, टू डिसाइडिंग वेदर टू डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट और हार्वेस्ट रिमेनिंग प्रॉफिट विद द मिनिमल इन्वेस्टमेंट गाइज. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेच्योरिटी स्टेज. अब देखिए गाइज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर हम लोगों को जो है वो 4 स्टेजेस देखने के लिए मिलती हैं. अब हम लोगों को कैसे समझ आ रहा है कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये भी मेच्योरिटी स्टेज के अंदर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अगर आप लोग जो है वो इस पर्टिकुलर केस स्टडी को पढ़ेंगे तो करंट सिचुएशन क्या बोल रही है, द प्रोडक्ट इज स्टिल प्रॉफिटेबल. प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल हमारा जो प्रोडक्ट है वो रहता है हमेशा मेच्योरिटी स्टेज के अंदर. बट यहाँ पे कस्टमर का इंटरेस्ट जो स्टेगनेट हो गया है, मतलब कस्टमर की जो इंटरेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू आवर प्रोडक्ट उसके अंदर हम लोगों को सिचुएशन देखने के लिए मिल रही है. अब
जो प्रोडक्ट टीम है वो अवॉइड करना चाहती है डिक्लाइन को, तो ऑब्वियसली डिक्लाइन फेज तो होगा नहीं, सो इट विल बी अ मैच्योरिटी फेज गाइस। और यहाँ पे बैंक क्या ट्राई करेगा कि किस तरह से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाए विद रिस्पेक्ट टू द कंपिटिटर्स प्रोडक्ट, क्योंकि कंपिटिटर्स ने भी इसी तरह का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, और किस तरह से डिक्लाइन होने को रोक पाए बैंक। ये जो है वो एक बैंक का अभी प्राइमरी स्ट्रेटेजिक कंसर्न रहने वाला है इस सिचुएशन के ऊपर, जहां पे अभी ये डिजिटल सेविंग अकाउंट वाला जो प्रोडक्ट है हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है गाइस। सो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। अब हम लोग ये देखिए, ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था ये फ्रेम किया गया था फ्रॉम द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल टॉपिक। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं गाइस। देखिए, जैसे हम लोगों को ह्यूमन बींग्स का एक लाइफ साइकिल देखने के लिए मिलता है, वैसे ही हम लोगों को प्रोडक्ट्स का भी एक लाइफ साइकिल देखने के लिए मिलता है गाइज। जैसे ह्यूमन बींग पहले एक इन्फेंट जो है वो बर्थ लेता है, उसके बाद एडोलेसेंस स्टेज में जाता है, फिर मैच्योरिटी होती है, फिर अल्टीमेटली जो है वो डेथ इंडिविजुअल की हो जाती है। इसी तरह से एक प्रोडक्ट के भी लाइफ साइकिल हम लोगों को देखने के लिए मिलता है गाइज। तो इसको हम लोग जो डिटेल में समझेंगे, बट बिफोर मूविंग अहेड हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या है गाइज। सो देखिए, एनीथिंग दैट हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन, यूज एंड रिटर्न डिजायर्ड बाय द कस्टमर। मतलब एक ऐसी एंटिटी जो कि कस्टमर को सेटिस्फाई करवा पाए, कस्टमर उस एंटिटी का यूज कर पाए, और साथ ही साथ कस्टमर जो है उस एंटिटी से कुछ रिटर्न भी जनरेट कर पाए, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट बोल देते हैं गाइस। ठीक है। अब थियोडोर लेविट एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हुए जिनके द्वारा प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया, इनके द्वारा अलग अलग तरह से जो था प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया। इन्होंने क्या बोला कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट बोल देंगे। साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला कि प्रोडक्ट क्या है, इट इज द कॉम्प्लेक्स क्लस्टर ऑफ वैल्यू सेटिस्फेक्शन, मतलब मल्टीपल काइंड ऑफ वैल्यूज को जब सेटिस्फाई किया जाता है कस्टमर्स की, तो उसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट बोल देते हैं गाइस। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि भाई प्रोडक्ट क्या है, इट इज एन एंटिटी विच हैज़ द परसीव्ड एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर द कस्टमर। कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कैपेबिलिटी है वो जिस एंटिटी में होगी उसको भी प्रोडक्ट बोला जाएगा। तो ये कुछ डेफिनेशंस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं बाय थियोडोर लेविट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भाई। अब हम लोग आते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर गाइस। तो देखिए भाई, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अगर बात की जाए तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर हम लोगों को इन टोटल जो 4 स्टेजेस देखने के लिए मिलती हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज। अब यहीं से आप लोगों का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा, इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था गाइस। अब देखिए, 4 स्टेजेस को यहाँ पे हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे विद रेफरेंस टू रेवेन्यू, सेल्स वॉल्यूम एंड कस्टमर परसेप्शन भी। अब देखिए, इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में नया नया लॉन्च किया गया है। अब नया नया मार्केट में लॉन्च हुआ है प्रोडक्ट, तो जो कस्टमर्स हैं दोज आर नॉट दैट मच अट्रैक्टेड टुवर्ड आवर प्रोडक्ट, जिस वजह से जो सेल्स के वॉल्यूम है दोज विल बी लो गाइस। अलॉन्ग विद दिस अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू विल बी लेस देन द कॉस्ट इनकर्ड। मतलब एक देखिए, प्रोडक्ट को बनाने में, उसको मार्केट करने में, उसको डिलीवर करने में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है, कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है इनकर की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर जो उस प्रोडक्ट से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हम लोगों को वो कम है, और उसके ऊपर जो कॉस्ट इनकर की हुई है वो ज़्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिलती है गाइस। ठीक है। सो दिस इज इंट्रोडक्शन स्टेज। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द ग्रोथ स्टेज गाइज। अब देखिए, ग्रोथ स्टेज के अंदर हमारे जो कस्टमर्स हैं दोज आर गेटिंग अवेयर अबाउट आवर प्रोडक्ट, जिस वजह से जो सेल्स के वॉल्यूम है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो रेवेन्यू है वो ब्रेक इवन पे पहुंच जाता है। अब देखिए गाइज, ब्रेक इवन का मतलब क्या है कि भाई जितना रेवेन्यू है उतनी ही हमारा जो है वो कॉस्ट इनकर्ड है प्रोडक्ट के ऊपर बराबर हो जाता है। मतलब जितना कॉस्ट लगाई हुई है प्रोडक्ट के ऊपर, चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, डिलीवरी में, दैट कॉस्ट विल बी इक्वल टू द रेवेन्यू। भाई जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है दैट रेवेन्यू इज इक्वल टू द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्ट, उसी को क्या बोल रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोल दे रहे हैं अभी। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेज इज मेच्योरिटी स्टेज गाइज। अब देखिए, हर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये चाहती है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो लंबे से लंबे टाइम तक इस मेच्योरिटी स्टेज का पार्ट बन के रहे। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक वाइड कस्टमर बेस देखने के लिए मिल रहा है, सेल्स वॉल्यूम आर एट द पीक इन दिस पर्टिकुलर स्टेज। इसके अलावा जो रेवेन्यू है दैट इज मोर देन द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्ट विच अल्टीमेटली लीड्स टुवर्ड्स द प्रॉफिट फ्रॉम दैट प्रोडक्ट गाइज। सो इसीलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो लंबे से लंबे टाइम तक इस मेच्योरिटी स्टेज का पार्ट बन के रहेगा गाइज। ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेज इज डिक्लाइन स्टेज। अब देखिए, डिक्लाइन स्टेज के अंदर हमारा जो कस्टमर है उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि भाई वो हमारा ही प्रोडक्ट यूज़ करे या फिर कोई और प्रोडक्ट यूज़ कर ले। इसके अलावा जो सेल्स के वॉल्यूम है वो सेचुरेट कर जाएंगे यहाँ पे डिक्लाइन स्टेज में। जो रेवेन्यू है वो भी हम लोगों को जो स्टेग्नेशन मोड में एंटर होता हुआ देखने के लिए मिलेगा गाइज। अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने प्रोडक्ट
प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता इस डिक्लाइन स्टेज के भी अंदर, तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट है उसकी डेथ हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है गाइस। और अगर हम लोगों को अपने प्रोडक्ट को डेथ से बचाना है तो हम लोगों को रीपोजिशनिंग स्ट्रेटेजीज यूज करनी पड़ेगी, सो दैट हम लोग अपने प्रोडक्ट को फिर से कहाँ पोजीशन कर पाएं, इस मेच्योरिटी स्टेज के अंदर जो है वो पोजीशन कर पाएंगे गाइस, ठीक है। अब ये जो हम लोगों ने 4 स्टेजेस देखी, जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट को इन चारों की चारों स्टेजेस से जो है वो गुजरना पड़े। हो सकता है किसी प्रोडक्ट की हम लोगों को जो इंट्रोडक्शन देखने के लिए मिल रही है उसके बाद डायरेक्टली उसकी डेथ हो जाए, सो इट में ऑल्सो फिजिबल गाइस, ठीक है। सो इंस्टेंट डेथ भी हम लोगों को प्रोडक्ट्स की देखने के लिए मिल सकती है। और क्यों हो सकता है ऐसा? बिकॉज ऑफ रॉन्ग मार्केटिंग और रॉन्ग प्रोडक्ट फीचर्स। अब जैसे मान लो एक बैंक के द्वारा जो है वो एक ओल्ड एज कस्टमर्स के लिए जो है वो पेंशन स्कीम जो है वो किसी भी तरह की पेंशन स्कीम जो है वो प्रोवाइड की जा रही है एज अ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, ठीक है। अब वो एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, बट वहाँ पे जो बैंक है उसके द्वारा क्या किया जा रहा है कि भाई अपने इस प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए ऑफलाइन चैनल्स का यूज़ नहीं किया जा रहा है, ऑनलाइन चैनल्स का ही यूज़ किया जा रहा है मार्केटिंग के। बट जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं हु आर दी ओल्ड एज कस्टमर्स, वो क्या करते हैं, वो सभी ऑफलाइन मार्केटिंग चैनल्स को प्रेफर करते हैं, ठीक है, उन्हीं का वो यूसेज करते हैं। तो अब ये क्या हो गया, दिस इज़ अ रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जिस वजह से जो प्रोडक्ट है उसकी इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है भाई। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज ऑब्सोलिसेंस, जिसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो ऑब्सोलिसेंस क्या है कि भाई जब भी हम लोग फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ अपने प्रोडक्ट को इनकलकेट नहीं कर पाते हैं तो उस वजह से हम लोगों को जो है वो ऑब्सोलिसेंस देखने के लिए मिलती है गाइस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 4 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बात कर ली और ये समझा कि भाई ज़रूरी नहीं है कि चारों की चारों स्टेजेस से ही जो हमारा प्रोडक्ट है उसको गुजरना पड़ेगा इस, ठीक है। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर नाउ। आफ्टर दैट यहीं पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं कोर प्रोडक्ट और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के बारे में गाइज। अब देखिए कोर प्रोडक्ट क्या है, नाम से ही हम लोगों को समझ आ रहा है कि कोर प्रोडक्ट आर दोज प्रोडक्ट जिन प्रोडक्ट्स के अंदर एक्चुअल में एक एंटिटी के द्वारा जो है वो डील किया जा रहा है, एक बिजनेस एंटिटी जिसमें एक्चुअल में डील कर रही है गाइज। जैसे बैंकिंग के केस में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, रिटेल लोन्स, ओवरड्राफ्ट, ये हो जाते हैं हमारे कोर प्रोडक्ट भी। अब ये जो कोर प्रोडक्ट हैं गाइज दीज आर इनडिस्पेंसेबल टू द कस्टमर और जिस वजह से इनको क्या बोला जाता है, एवरग्रीन प्रोडक्ट्स बोला जाता है अभी, ठीक है। इनडिस्पेंसेबल टू द कस्टमर कैसे है, क्योंकि अगर एक कस्टमर ने अगर बैंकिंग सर्विसेज को जो है वो अवेल करना है, किसी भी तरह का प्रोडक्ट अवेल करना है, तो उसको बेसिक अपना करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उसको अवेल करने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही वो एडिशनल सर्विसेज को जो है वो अवेल कर पाएगा गाइस, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस हमारे जो ये कोर प्रोडक्ट्स होते हैं इनका एक स्टेबल लाइफ इनकी देखने के लिए मिलती है इन द ग्रोथ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब इनके अंदर ज़्यादा वॉलेटिलिटी हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है। अलॉन्ग विद दिस ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या है, जहाँ पे 2 कोर प्रोडक्ट्स को कंबाइन कर दिया जाएगा अलॉन्ग विद द वैल्यू एडिशन गाइज। अब जैसे पहले जब एटीएम कार्ड्स नए नए इशू किए जाते थे तो उस टाइम के ऊपर एटीएम कार्ड्स वर इशूड एज अ वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट टू द कस्टमर गाइज। बट आज की डेट में जो भी इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट ओपन अप करता है उन सभी को जो है वो एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अर्लियर डेबिट कार्ड जो थे वो पार्ट बनते थे कोर हमारे ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स का, बट इन टुडे सिनेरियो दीज आर दी पार्ट ऑफ कोर प्रोडक्ट गाइज। अब आज की डेट में ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के एग्जांपल क्या है, तो देखिए बैंक अकाउंट के साथ में जब इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ग्रुप हेल्थ या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दी जा रही है तो ये हमारा क्या बन जा रहे हैं, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बन जा रहे हैं। क्या है यहाँ पे ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ग्रुप हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस गाइज। सो दीज आर प्रोवाइडेड फॉर द वैल्यू एडिशन पर्पज भाई। तो ये हम लोगों ने कोर प्रोडक्ट्स और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विद रेफरेंस टू द आरबीआई गाइडलाइंस फॉर ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग स्मॉल अकाउंट फॉर इंडिविजुअल्स विदाउट ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट हियर। सो योर स्टेटमेंट्स आर, अ स्मॉल अकाउंट कैन बी ओपनड विद अ simplified procedure involving a self-attested photograph and the customer's thumb impression. The aggregate of all credits in such account must not exceed 1 lakh in a financial year. The total balance in account must not exceed 50,000 at any point in time. The account can be maintained for a maximum duration of 24 months, 12 month initially plus 12 month extension if the customer submits proof of having applied for an OVD guys. So choose the correct answer from the options given below. Your options are only 1 and 2 are correct, only 1, 2 and 4 are correct, only 2, 3 and 4 are correct, या फिर 1, 2, 3 and 4 are correct guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 1, 2 and 4 are correct here B.
अब देखिए गाइज यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, दिस क्वेश्चन इज फ्रेम्ड फ्रॉम द स्मॉल अकाउंट विच इज अ पार्ट ऑफ रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स गाइज, ठीक है। अब देखिए स्मॉल अकाउंट के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट्स आप लोगों के सामने दी गई हैं। तो देखिए स्मॉल अकाउंट ओपन अप किया जाता है उस सिचुएशन में जब एक इंडिविजुअल के पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। केवाईसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं, अगर वो नहीं है तो उस सिनेरियो के अंदर स्मॉल अकाउंट ओपन अप किया जाता है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब भी स्मॉल अकाउंट को ओपन अप किया जाएगा तो सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है, वहां पे उसका एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ चाहिए और एक थंब इंप्रेशन चाहिए। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहली वाली। सेकंड इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट्स इन सच अकाउंट मस्ट नॉट एक्सीड 1 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। बिल्कुल ये कंडीशन हम लोगों को देखने के लिए मिलती है भी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 लाख रुपए से जो ज़्यादा का अमाउंट हम लोगों को जो है एज अ क्रेडिट एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट नहीं देखने के लिए मिलना चाहिए इन द स्मॉल अकाउंट। थर्ड इज द टोटल बैलेंस इन द अकाउंट मस्ट नॉट एक्सीड 50,000 एट एनी पॉइंट इन द टाइम। एनी पॉइंट नहीं भाई, हम लोगों को ऑल द टाइम, किसी भी मतलब हर टाइम हम लोगों को जो 50,000 से कम ही बैलेंस जो स्मॉल अकाउंट के केस में देखने के लिए मिलना चाहिए। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है बिकॉज ऑफ ओनली दिस रीजन कि एट एनी पॉइंट इन टाइम नहीं होगा, एट ऑल पॉइंट्स भी, एट ऑल टाइम्स हम लोगों को जो अमाउंट है दैट शुड बी लेस देन 50,000 इन द करंट अकाउंट बैलेंस गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज द अकाउंट कैन बी मेंटेन्ड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 24 मंथ। तो वैसे तो देखिए जो हमारे स्मॉल अकाउंट है उनकी जो टेन्योर रहता है वो 12 महीने का रहता है, बट इसको और 12 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है अगर एक इंडिविजुअल के द्वारा ये प्रूफ सबमिट कर दिया जाए कि भाई उसने ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है वो अप्लाई कर रखा है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो द करेक्ट वन। तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है वो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था, तो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए गाइस प्रोडक्ट को जो है वो रिटेल बैंकिंग के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है इनटू 3 कैटेगरीज, रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स, रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स एंड अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी। अब देखिए रिटेल एसेट प्रोडक्ट को सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस देखिए रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग जनरली कंसीडर करते हैं लोन्स और एडवांसेस को। क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि इनके थ्रू जो है वो एक बैंक को इंटरेस्ट की फॉर्म में जो है वो इनकम अर्न होती है। अब रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स को फर्दर कैटेगराइज कर दिया जाता है इनटू ट्रेडिशनल क्रेडिट एंड मार्केट ओरिएंटेड न्यू क्रेडिट स्कीम्स। अब ट्रेडिशनल क्रेडिट्स का क्या कौन कौन क्या कुछ पार्ट बनते हैं यहाँ पे भी, तो ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या है? ओवरड्राफ्ट इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। आफ्टर दैट डिमांड एंड टर्म लोन। अब डिमांड और जो टर्म लोन है ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए और एक स्पेसिफिक रीपेमेंट पीरियड के साथ जो है ऑफर किए जाते हैं कस्टमर्स को। अलॉन्ग विद दिस बिल फाइनेंसिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल क्रेडिट, और ये जो बिल फाइनेंसिंग है ये की जाती है अगेंस्ट द रिसीवेबल्स एंड दीज आर सेल्फ लिक्विडेटिंग विद द बिल रियलाइजेशन। अब इसको गाइस एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मान लो ए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए और बदले में इसने इसको जो था वो पेमेंट करनी थी, बट इसके पास अभी फंड्स अवेलेबल नहीं है। ये क्या गया, ये बैंक के पास गए, इन्होंने बैंक को क्या बोला कि भाई मुझे सी ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो बिल्स रिसीव होने हैं, बिल्स के अगेंस्ट में जो पेमेंट रिसीव होनी है अगले महीने, तो उन बिल्स की इनवॉइस आप रख लो और बदले में मुझे अभी फंड्स प्रोवाइड कर दो सो दैट मैं बी ऑर्गेनाइजेशन की पेमेंट कर पाऊँ। और बैंक ऐसा कर देता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? बिल फाइनेंसिंग बोल देते हैं। इट इज़ डन अगेंस्ट रिसीवेबल्स एंड दीज आर सेल्फ लिक्विडेटिंग, मतलब जैसे ही ये इनवॉइसेज का जो बिल है वो पे किया जाएगा सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो ये जो फंड बैंक ने इस ए ऑर्गेनाइजेशन को दिया था ये सेल्फ लिक्विडेट हो जाएगा बैंक के अकाउंट में गाइस, ठीक है। सो दिस इज बिल फाइनेंसिंग भी। नेक्स्ट इज रिटेल क्रेडिट। अब रिटेल क्रेडिट का पार्ट बनते हैं होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, ये सभी पार्ट बनते हैं हमारे रिटेल क्रेडिट का गाइस। तो ये हम लोगों ने ट्रेडिशनल क्रेडिट के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज मार्केट ओरिएंटेड न्यू क्रेडिट स्कीम। अब न्यू क्रेडिट मार्केट ओरिएंटेड जो न्यू क्रेडिट स्कीम्स हैं दीज आर बेसिकली द कस्टमाइज्ड क्रेडिट स्कीम्स गाइस, जहाँ पे हम लोगों को टेलर्ड और निश लोन्स देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जांपल लोन फॉर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। तो जैसे मान लो कोई डेंटल डॉक्टर है, उसने जो है वो अपने डेंटल क्लिनिक के अंदर अगर जो डेंटल चेयर रहती है उसका सेटअप करना है, उसके लिए उसको लोन चाहिए। अब ऐसे मल्टीपल एन नंबर ऑफ डेंटल डॉक्टर्स हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल लोन प्रोडक्ट जो ऑफर किया जा सकता है दैट विल बी ओनली फॉर दिस डेंटल डॉक्टर्स गाइस। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मार्केट ओरिएंटेड न्यू क्रेडिट स्कीम्स बोल देते हैं भाई। सो दीज आर रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में। अब देखिए गाइस रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स का पार्ट बनते हैं डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, और डिपॉजिट प्रोडक्ट्स को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है इनटू डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट। अब देखिए डिमांड डिपॉजिट के अंदर हम लोग कंसीडर करते हैं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को, और टाइम डिपॉजिट का पार्ट बनते हैं फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट बोला क्यों जा रहा है? बिकॉज
इन पर्टिकुलर डिपॉजिट्स के अंदर से जो कस्टमर्स हैं वो ऑन डिमांड फंड को विड्रॉ कर सकते हैं, जबकि टाइम डिपॉजिट के केस में एक फिक्स टाइम के लिए जो फंड है उसको डिपॉजिट किया जाता है। विड्रॉल इज नॉट अलाउड बिफोर दैट टाइम ड्यूरेशन गाइस, ठीक है। सो दीज आर डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट को हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। अब देखिए करंट अकाउंट को कब जो है वो एक कोर प्रोडक्ट की तरह, कैसे जो है वो एक कोर प्रोडक्ट की तरह ऑफर किया जाता है, जब करंट अकाउंट के साथ में एक चेकबुक ऑफर की जाएगी कस्टमर को, तो उसको बोलेंगे भी कोर प्रोडक्ट ऑफर किया गया है। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कब हो जाएगा करंट अकाउंट, जब करंट अकाउंट के साथ में चेकबुक तो दी ही जा रही है, साथ ही साथ में वैल्यू एडिशन सर्विसेज जैसे इंश्योरेंस, फी रेमिटेंस, ये पर्टिकुलर वैल्यू एडिशन सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही है। तो हमारा अब जो ऑफरिंग हो जाएगी उसको हम क्या बोल देंगे भी ऑगमेंटेड प्रोडक्ट जो ऑफर किया जा रहा है। अब सेविंग अकाउंट को अगर ऑफर करना है तो व्हाट विल बी द कोर प्रोडक्ट एज इन रेफरेंस टू द सेविंग्स अकाउंट। सो बेसिक सेविंग अकाउंट के साथ में जब चेकबुक और डेबिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है तो इट विल बी अ कोर प्रोडक्ट। बट जब बेसिक सेविंग अकाउंट के साथ में चेकबुक, डेबिट कार्ड के साथ में वैल्यू एडिशन सर्विसेज जैसे इंश्योरेंस, स्वीप इन और स्वीप आउट फैसिलिटी ऑफर की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे स्वीप इन और स्वीप आउट फैसिलिटी क्या है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। अब देखिए स्वीप इन फैसिलिटी और स्वीप आउट फैसिलिटी के थ्रू हम लोग ये देख पाते हैं कि जो कस्टमर है उनके जो सेविंग अकाउंट है उसमें अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा अमाउंट हो जाता है तो उस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है इनटू द फिक्स डिपॉजिट, सो दैट कस्टमर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर पाए। और अगर सेविंग अकाउंट के अंदर डेफिसिट ऑफ फंड है तो जो एफडी है वहां से फंड को ट्रांसफर किया जाएगा टू द सेविंग्स अकाउंट टू मीट द शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स इन द सेविंग्स अकाउंट भाई। तो इसी को हम लोग स्वीप इन और स्वीप आउट फैसिलिटी बोल देते हैं। तो जब बेसिक सेविंग अकाउंट में चेकबुक और डेबिट कार्ड के साथ में दीज वैल्यू एडिशन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं भी ऑगमेंटेड प्रोडक्ट जो है ऑफर किया जा रहा है कस्टमर को गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट अब हम लोग अगर बात करें करंट अकाउंट के बारे में, तो देखिए गाइस करंट अकाउंट जो है वो इनका बेसिक पर्पस क्या है, टू सर्व द ट्रेडर्स और द बिजनेस एंटिटी। किसी भी तरह का इंटरेस्ट जो कस्टमर्स को नहीं दिया जाता है इन केस ऑफ करंट अकाउंट एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। अलॉन्ग विद दिस चेक्स कैन बी डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर्स। किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है ऑन द नंबर एंड अमाउंट ऑफ विड्रॉल इन केस ऑफ करंट अकाउंट, मतलब कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं और कितनी बार वो अमाउंट विड्रॉ किया जाता है, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अलॉन्ग विद दिस शॉर्ट टर्म लोन कैन बी प्रोवाइडेड टू द करंट अकाउंट होल्डर्स एज पर द प्रायर अरेंजमेंट। इसके अलावा चेकबुक्स आर इशू टू द कस्टमर भी, चेकबुक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है क्योंकि बिजनेस एंटिटीज हैं तो इन्होंने वॉल्यूम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करनी है, सो चेकबुक फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड भाई। अब देखिए करंट अकाउंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कासा, ऑलरेडी हम लोगों ने ये देखा। अब ये हेल्प करते हैं इंप्रूव करने में नेट इंटरेस्ट मार्जिन को और अल्टीमेटली टू द बैंक प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे देखिए कोई एक कस्टमर है उसका करंट अकाउंट ओपन है तो उसको किसी भी तरह का इंटरेस्ट तो नहीं दिया जा रहा है करंट अकाउंट के ऊपर। अब जिस कस्टमर का एक करंट अकाउंट चल रहा है एक बैंक में, उसी बैंक में उसका लोन भी चल रहा होगा। अब लोन के ऊपर तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है बैंक को भी, मतलब वो बैंक उससे इंटरेस्ट जो है वो चार्ज कर रहा है, ठीक है, इन केस ऑफ लोन। बट करंट अकाउंट में उसको कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा है, जिस वजह से जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इंप्रूव होता है और अल्टीमेटली जो बैंक है वो प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर पाते हैं भी, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेविंग्स अकाउंट के बारे में। अब देखिएगा इस सेविंग अकाउंट के केस में देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द विड्रॉल, चाहे कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं और कितनी बार वो पैसा विड्रॉ किया जा सकता है, इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन हम लोगों को देखने के लिए मिलती है भाई। अब ये जो सेविंग अकाउंट है दिस एनकरेजेस सेविंग हैबिट इन द इंडिविजुअल्स भी। अलॉन्ग विद दिस सेविंग जो अकाउंट्स हैं इनकी हेल्प से हम लोग ये देख पाते हैं कि इंडिविजुअल्स जो है अकोमुलेट कर पाते हैं इनकम को। जो भी इंडिविजुअल्स सैलरीड इंडिविजुअल्स या फिर अदर इंडिविजुअल्स जो भी हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं गाइस, उनकी अपनी इनकम को अकोमुलेट करने में वो यूज़ करते हैं सेविंग अकाउंट का। अब सेविंग अकाउंट के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो कस्टमर्स हैं उनके द्वारा जो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न किया जाता है, भले वो एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। अलॉन्ग विद दिस चेक पेमेंट फैसिलिटी जो कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है। इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर किया जाता है सेविंग अकाउंट होल्डर्स के द्वारा। इमीडिएटली फंड ट्रांसफर किया जाता है जो सेविंग अकाउंट होल्डर्स हैं बाय यूजिंग द एटीएम एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पासबुक फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स बाय द कस्टमर्स, ठीक है। और ये जो पासबुक है ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की तरह भी एक्ट करती है कस्टमर्स के लिए भी। अब जो बैंक से उनके द्वारा स्वीप फैसिलिटी भी यहाँ पे सेविंग अकाउंट होल्डर्स को ऑफर की जाती है। तो स्वीप फैसिलिटी अभी मैंने आप लोगों को बताया स्वीप इन और स्वीप आउट फैसिलिटी, उसी का कंबाइंड नाम यहाँ पे यूज किया जा रहा है स्वीप फैसिलिटी का, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करें कि भाई सेविंग अकाउंट के अंदर ही हम लोगों को एक जो है वो स्पेशल अकाउंट्स देखने के लिए मिलते हैं, 2000 बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। अब ये जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट थे इनको लाया गया था 2012 के अंदर टू रिप्लेस द नो फ्रिल्स अकाउंट। अब पहले होता क्या था कि भाई कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते थे बैंक्स के द्वारा कस्टमर्स को, जिन प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स थे जिनका ना तो जो कस्टमर थे उनके लिए कोई यूटिलाइजेशन था और उल्टा कस्टमर को उनके लिए चार्जेस भी बियर करने पड़ते थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिक सर्विसेज सिर्फ जिन बैंक अकाउंट के साथ द्वारा जो है प्रोवाइड की जाएंगी कस्टमर्स को,
लॉन्च किया गया था इन BSBD अकाउंट्स को गाइस। नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज सभी को प्रोवाइड करना इसका एक मेजर एम था। इनके अंदर किसी भी तरह की मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अभी जैसे हम लोगों को सेविंग अकाउंट के केस में एक मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, तो ये जो हमारे BSBD अकाउंट है इनके केस में कोई भी हम लोगों को मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बैंक के द्वारा किसी भी तरह के चार्जेस इनके ऊपर लेवे नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा डिपॉजिट और विड्रॉल की बात की जाए तो ATM कार्ड और ई पेमेंट के थ्रू जो है वो डिपॉजिट और विड्रॉल किया जाता है। अब डिपॉजिट के ऊपर देयर इज नो लिमिट विद रिस्पेक्ट टू BSBD अकाउंट्स। जबकि अगर हम लोग बात करें कि भाई विड्रॉल की, अगर हम लोग बात करें कि विड्रॉल कितना विड्रॉल जो किया जाता है, तो मैक्सिमम 4 फ्री विड्रॉल्स आर अलाउड इन केस ऑफ BSBD अकाउंट इंक्लूडिंग ATM विड्रॉल गाइज। इसके अलावा ATM और डेबिट कार्ड फैसिलिटी जो कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है। अलॉन्ग विद दिस होल्डर्स ऑफ, जो एक बार जिस भी कस्टमर का, जैसे मान लो BSBD अकाउंट अगर एक कस्टमर का चल रहा है इन द PNB बैंक, तो इस PNB बैंक में कोई दूसरा सेविंग अकाउंट उसका नहीं ओपन अप होना चाहिए। अगर ऐसा है तो 30 दिन के अंदर अंदर जो है उस दूसरे नॉर्मल सेविंग अकाउंट को जो है क्लोज करवाना पड़ेगा अभी। अब जब भी BSBD अकाउंट ओपन अप किए जाते हैं तो यहाँ पे KYC गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, और अगर KYC गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जा रही है, सिंप्लीफाइड KYC यूज़ की जा रही है, तो उस केस में फिर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, कस्टमर का स्मॉल अकाउंट ओपन अप करेंगे। BSBD अकाउंट ओपन अप नहीं किया जाएगा। BSBD अकाउंट अगर ओपन अप करना है तो जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं एज पर द KYC गाइडलाइंस उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी, और अगर वो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है उस केस में फिर स्मॉल अकाउंट ओपन अप किया जाता है गाइज। अब स्मॉल अकाउंट क्या है, तो देखिए स्मॉल अकाउंट की रिगार्डिंग ही हम लोगों ने देखा कि मई 2025 साइकिल के अंदर क्वेश्चन फ्रेम किया गया था एग्जाम के अंदर भी, ठीक है। सो यहाँ पे अब देखिए स्मॉल अकाउंट किन इंडिविजुअल्स के लिए जो ओपन अप किए जाते हैं, तो उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनके पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलते हैं, उनके लिए जो स्मॉल अकाउंट ओपन अप किए जाते हैं। अब बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसीजर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ और थंबप्रिंट का यूज़ किया जाता है भाई फॉर ओपनिंग अ स्मॉल अकाउंट ऑफ द कस्टमर। अब क्या कुछ कंडीशंस यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, तो एग्रीगेट जो क्रेडिट है वो 1 लाख रुपए से कम रहना चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर इन अ स्मॉल अकाउंट। एग्रीगेट विड्रॉल शुड बी लेस देन ₹10,000 इन अ मंथ, और जो बैलेंस है वो हर टाइम 50,000 रुपए से कम रहना चाहिए। तो अभी जो हम लोगों ने जिस क्वेश्चन से इस पर्टिकुलर टॉपिक को रिट्रेस किया उस क्वेश्चन में यहीं से जो था वो स्टेटमेंट्स जो थी वो फ्रेम की गई थी गाइस। इसके अलावा किसी भी तरह की जो फॉरेन रेमिटेंस है वो क्रेडिट नहीं किया जाती है, मतलब फॉरेन कंट्री से कोई भी पैसा स्मॉल अकाउंट में नहीं भेजा जा सकता है। और अगर हम लोग टेन्योर की बात करें तो 12 मंथ इज द टेन्योर, बट इसको और 12 मंथ के लिए एक्सटेंड किया जाता है अगर एक इंडिविजुअल इन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स की एप्लीकेशन का प्रूफ जो है वो सबमिट कर देता है बैंक के पास में, तो फिर मैक्सिमम जो टेन्योर होता है वो 24 मंथ इन स्मॉल अकाउंट्स का हो जाता है गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। तो भी जो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है उनके ऊपर हम लोग जानते हैं ना कि इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं कस्टमर्स को। अभी हम लोगों ने फीचर्स के अंदर देखा, तो इन इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट कर दिया गया था 2011 के अंदर। अब इसका मतलब क्या है कि 2011 से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता था कि बैंक ए या बैंक बी कौन से बैंक के द्वारा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सेविंग अकाउंट के ऊपर अपने कस्टमर्स को जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। बट हम लोगों ने देखा कि भी 2011 के अंदर इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट कर दिया, मतलब आरबीआई ने बोला कि नाउ इट्स बैंक डिस्क्रिशन कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पे करना है अपने कस्टमर्स को ऑन देयर सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। अब यहाँ पे जो पॉलिसी बनाई जाएगी इंटरेस्ट रेट को लेकर के दैट विल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कमेटी ऑफ द बैंक। इसके अलावा हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन द रेट अक्रॉस द ब्रांचेज। अब ऐसा नहीं है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच हम लोगों को दिल्ली में देखने के लिए मिल रही है, वहां पे जो है वो अगर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो मुंबई के अंदर भी 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट ही दिया जाएगा मुंबई ब्रांच के अंदर। ऐसा नहीं है दिल्ली में 7% चल रहा है मुंबई में 8% चल रहा है, ऐसा नहीं होगा भाई। देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी गाइस। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट हमेशा क्वार्टरली या फिर मंथली बेसिस के ऊपर की जाएगी। और साथ ही ये बोला गया कि जिन भी सेविंग अकाउंट के अंदर एंड ऑफ द डे बैलेंस अगर 1 लाख रुपए तक है तो उन सभी के ऊपर एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। जबकि ऐसे सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जिनके अंदर एंड ऑफ द डे बैलेंस जो 1 लाख से एक्सीड करता है तो वहां पे फिर डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पे किया जाएगा टू द कस्टमर्स गाइस। सो ये हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन जब हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स, रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स और अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर जो था वो कैटेगराइज किया था प्रोडक्ट्स इन द रिटेल बैंकिंग। तो अब हम लोग अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे दैट इज रेमिटेंस सर्विसेज। अब देखिए रेमिटेंस का मतलब क्या है, रेमिटेंस मीन्स ट्रांसफर। अब यहाँ पे बैंक के रिस्पेक्ट में ट्रांसफर ऑफ व्हाट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स। तो किस तरह से जो रेमिटेंस
रेमिटेंस हम लोग करते हैं फंड्स की, ड्राफ्ट्स के थ्रू, चेक्स के थ्रू, एनईएफटी के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू एंड मोबाइल बैंकिंग के थ्रू. सो दीज ऑल विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रेमिटेंस सर्विसेज अंडर अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज गाइस. ठीक है. इसके अलावा सेकंड कैटेगराइजेशन इज नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज, जहां पे फंड की डायरेक्टली डिसबर्समेंट जो बैंक के द्वारा नहीं की जाती है, जैसे बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स भी. अलॉन्ग विद दिस अदर फी बेस्ड सर्विसेज, अदर फी बेस्ड सर्विसेज जहां से बैंक को जो फी इनकम जो है वो ऑन होती है, जैसे कलेक्शन ऑफ चेक, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज. स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे ऑटो डेबिट या फिर ऑटो क्रेडिट की इंस्ट्रक्शंस जो है कस्टमर्स के द्वारा दी जाती हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बोला जा रहा है. अलॉन्ग विद दिस मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज क्या है, जहाँ पे जो एक बैंक है, जो मर्चेंट बैंक है, ही दैट बैंक विल बी एक्टिंग एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन द इन्वेस्टर, जिसने फंड कहीं इन्वेस्ट करना है, और ऐसे इंडिविजुअल जिनको फंड्स की जो हो रिक्वायरमेंट है, दोनों के बीच में जो हो इंटरमीडियरी का काम करता है मर्चेंट बैंक भी उस टाइम के ऊपर. तो दीज आर दी पार्ट ऑफ अदर फी बेस्ड सर्विसेज विच आर अल्टीमेटली द पार्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स में म्यूचुअल फंड, सोवरन गोल्ड बॉन्ड और इंश्योरेंस प्रोडक्ट. अब जब भी यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो वहाँ पे बैंक जो है वो खुद कोई भी रिस्क के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा. इसीलिए यहाँ पे क्योंकि बैंक जो एज ए एजेंट काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं इन प्रोडक्ट और सर्विसेज को, पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज भी बोल देते हैं गाइज. सो वन एज अ सेम थिंग, पैरा बैंकिंग अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वन एज अ सेम थिंग गाइज. तो ये हम लोगों ने अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बात कर ली भाई. सो गाइज दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां जाते ही आप लोगों को जेआईबी कोर्सेज के ऊपर जो है यहाँ पे क्लिक कर लेना है. जैसे ही आप लोग जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे, तो स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के कुछ कोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जेआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में. अब जेआईबी का ये जो कंप्लीट मास्टर कोर्स है, इसके अंदर आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स की जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेज, लाइव क्लासेज, ठीक है, कंसेप्ट नोट, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज गाइस. ठीक है. सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स गाइज, अगर आप लोग जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर योर जेआईबी एग्जामिनेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे ही अगर आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए जो मास्टर कोर्स है वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनका यूज करके आप लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट को भी कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं गाइज. सो यू कैन एनरोल इन दिस इंडिविजुअल कंपोनेंट मास्टर कोर्स एज वेल भी. इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने मतलब बहुत ही एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करना है सिर्फ अपने जेआईबी एग्जाम के लिए, तो आप लोग जो है लाइव क्रैश कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को 120 घंटे की टाइम ड्यूरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे चारों कंपोनेंट्स के, विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट की हेल्प से गाइज. सो यू कैन ऑल्सो एनरोल योर सेल्फ इन दिस लाइव क्रैश कोर्स. और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो आप लोग गाइज जो है वो टेस्ट सीरीज में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइज. अब एडुटैप के द्वारा जो है वो मेंटर टॉक भी जो है वो प्रोवाइड की जाती है अपने जो भी एनरोल्ड एस्पिरेंट्स होते हैं. वाई? बिकॉज हम लोग जो है वो बिलीव करते हैं कि भाई हम लोग जो है वो सिर्फ आप लोगों को जो कोर्स के थ्रू जो है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट ना करें, हम लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने में. आपको कोई स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग डाउट है, तो हम लोग उन मेंटर टॉक्स के अंदर आप लोगों के किसी भी तरह के जो डाउट्स, जो क्वेरीज हैं, उनको रिजॉल्व करने का काम करते हैं. सो वी डू नॉट बिलीव इन सेल एंड फॉरगेट स्ट्रेटेजी. हम लोग जो है वो वी आर देयर विद यू गाइज टिल द एंड ऑफ दिस जर्नी गाइज. ठीक है. सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज. और दैट इज एंड फॉर टुडे सेशन गाइज. आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. अगर एक्चुअली में ये सेशन पसंद आ रहे हैं, तो इन सेशंस को आप लोग जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.